नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो आज हम जो एआईबी होने जा रहा है अपना एआईबी 29 अक्टूबर 2023 को, उसके रिगार्डिंग हम, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर कराने की कोशिश करूँगा। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को पहले से करें। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। द फादर ऑफ विच ऑफ द लीडर हैज़ बीन द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक प्रकार का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि उस टाइम मीरा कुमारी अपनी लोकसभा स्पीकर थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसका आंसर मीरा कुमारी, उनके पिताजी का नाम जगजीवन राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द इंडिया। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता है तो ठीक है, बाकी आप ज़्यादा कुछ वेयर एक्ट की हेल्प नहीं ले नहीं पाओगे। तो इसका आंसर है BN राव। ठीक है, ये आप पढ़ लेना पूरा, उनका जो थोड़ा सा है इंट्रोडक्शन। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका आंसर है। ये आप अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेनका गांधी वाले केसेस पढ़ सकते हो आप। ये आप थोड़ा सा और डिटेल में देख लेना, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा पढ़ लेना इसको कि भाई यूएसए के थ्रू से हम ये जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको देख रहे हैं, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, बोथ 2 और 3। देखिए, ये आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप डीपीएसपी में देखेंगे तो आर्टिकल 48A में ये बता रहा है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके साथ ही ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी 51AG, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आप लिख लीजिए एक बार एग्जाम से पहले, थोड़ा सा उनको देख लेना, क्योंकि ताकि अगर मान लो आपको याद भी ना रहे तो बेयर एक्ट में आप टिक कर लेना, और ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से उसको देख के लिख सको। मोटे मोटे तो आप याद ही कर लो ताकि आपको वहाँ पे टाइम बचे। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, तो भाई ये पहले आपका स्टेट लिस्ट में होता था, लेकिन उसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आप जो लास्ट के पेजेस होते हैं तो वहाँ पे शेड्यूल दिए होंगे। 7th शेड्यूल को ओपन करिए, आप यूनियन लिस्ट पढ़ सकते हो, स्टेट लिस्ट पढ़ सकते हो, और कॉन्करेंट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो वहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। While interpreting the phrase equality before law contained in the Article 14 of the Constitution, the Supreme Court constantly maintained that equality means, देखिए इसका अगर आप वैसे भी देखो तो केवल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शंस के थ्रू आपको देखना पड़ेगा ये कैसा है। बाकी आर्टिकल 14 है, उसको रिगार्डिंग थोड़े आप केसेस पढ़ सकते हो। द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, ये सबको पता है, बड़ा आसान है, 6 होते हैं। ठीक है, ये उनके नाम है। Which one of the following rights were described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? ये तो सबको बच्चे बच्चे को पता है कि इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि इसके अंतर्गत हम अपना आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं रिट वगैरह। ठीक है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के रिगार्डिंग पूछ रहा है अपॉइंटमेंट की क्या होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन है कि 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए तो वो उसका टेन्योर होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज द बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, बलवार्क का मतलब होता है कि वो डिफेंस कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आ रहा है। फ्रीडम का जो एंटोनियम है वो बलवार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस, जैसे हमें पता है कि अगर आप किसी को रिस्ट्रेन कर लेते हो तो उसके रिगार्डिंग हैबियस कॉर्पस रिट होती है। ठीक है। It was held by the Supreme Court of India that preamble was not a part of the constitution in the case of, कौन से केस में कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और कौन से केस में कहा गया कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि पहले वाले केस को ओवररूल कर दिया गया। तो इसका आंसर पता है, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा अपने कोर्स में भी कि इन रे वीरू वैन यूनियन, ये आपका पहला हो जाएगा। और आपका जो सेकंड केस बनता है वो केशवानंद भारती बनता है। पहला केस आया था 1960 में, 1973 में केशवानंद भारती ने बेरूबारी को ओवररूल कर दिया था। ठीक है। By the Constitution 97th Amendment Act 2011, the following word has been inserted under Article 19(1)(c)। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो अपना बेयर एक्ट खोलो, आर्टिकल 19 खोलो, 1C खोलो, उसके अंदर देखोगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड है, नीचे उसके दे रखा होगा फुटमार्क में कि भाई ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है, ये आप देख रहे होगे पिक के अंदर। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मोर देन 70 to 80% क्वेश्चन अगर आप देखोगे 70 से 80 के बीच के क्वेश्चन सारे आप बेयर एक्ट के थ्रू कर ले जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बेयर एक्ट थोड़ा सा एक बार फास्टली एक बार रीड करना सीख जाओ, कैसे करना है, निगाह में से निकालना सीख जाओ, बाकी पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। The Supreme Court in Salvi and others versus State of Karnataka held that compulsory brain mapping and polygraph test and narco analysis were in the violation of the following articles of the Constitution। ये केस भी अपने केस मेट में था और अपन ने पढ़ा था। जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ये इसका वोलेशन करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में कह रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के भी आता है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। पैसिव यूथेनेसिया इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस हेल्ड इन, ये देखिए काफ़ी करंट अफेयर में चर्चा में रहा था, तो इसका ये डायरेक्ट आप कह सकते हो कि करंट अफेयर के रिगार्डिंग ये केस था, तो इसका पहला ऑप्शन है। ज्ञान कौर वाले केस में कहा गया था कि भाई आप
कि भाई आपको जो डेथ का है कि भाई मैं जो राइट टू लाइफ आता है आर्टिकल 21 में, तो उसके अंदर राइट टू डेथ नहीं आता है। तो पतिराम जो रतिराम का केस था इसको ओवररूल कर दिया गया था ज्ञान कौर में, ठीक है। ये आप थोड़ा देख लेना, एक्स्ट्रा बता दिया है मैंने, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैन बी एनफोर्स थ्रो, देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल पे इक्वल वर्क, ये एक्चुअली में ये आर्टिकल 39 में दिया हुआ है, 39D में। लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि हमें इसको एनफोर्स कराना है, तो ये हम आर्टिकल 14 और 16 के थ्रू करा पाएंगे, क्योंकि देखिए जो डीपीएसपी होते हैं वो नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर होते हैं। तो इसका आंसर आपका सेकंड आएगा, आर्टिकल 14 एंड 16। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी so exercised as to ensure compliance with the laws made by parliament and any existing laws mentioned under। कुछ नहीं करना, अपने सीक्वेंस में आर्टिकल खोलो, 254 खोल लो, 256 खोल लो, 301 खोल लो, 352 खोल लो, तो इसका आंसर 256 है। आप जैसे बेयर एक्ट में देखोगे ये आपको दिख जाएगा, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। जस्टिस रामानंदन कमेटी रिलेट्स टू, काफ़ी बड़ी कमेटी थी और ये अपन ने केसेस भी पढ़े हैं, तो क्रीमी लेयर इसको ओबीसी के रिगार्डिंग है। जस्टिस रामानंदन 1993 में इसको थोड़ा सा देख रहे थे। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डील्ड अंडर, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अपना बेयर एक्ट खोलिए। बाकी मोस्टली हर एक बच्चे को पता होता है कि आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ये आप देख सकते हो, थोड़ा पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना, बाकी मैं पूरा सा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। लॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स मेंशन, ये बच्चे को पता है कि 141 में ऐसा होता है। 141 खोलो, नहीं पता तो अपना बेयर एक्ट खोलो, 136 से शुरू हो जाओ, 136 में एसएलपी होता है, आपको पता है। 141 पे आ जाओ, 42 43 ऐसे करते करते बेयर एक्ट को ऐसे फटाफट घुमाओ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 3, ये तो सबको पता है। आर्टिकल 3 में ये दिया हुआ है कि हम कैसे नए स्टेट बना सकते हैं या बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, वो पूरा अच्छे से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स इज मेंशन्ड अंडर, ये भी आप कुछ नहीं, अपना बेयर एक्ट खोलिए, नहीं पता तो हमने देखिए ये आपका चैप्टर आपका 310 में ये पूरा दिया हुआ है। टेनोर ऑफ आर्टिकल 310 में टेनोर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन ऑफ स्टेट, तो आप देखोगे जिसका क्लोज टू है तो यहाँ पे डूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली बात करी गई है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। राइट टू नो फ्लोज फ्रॉम वन ऑफ दीज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको पता है। राइट टू नो आपका ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। राइट टू स्पीच फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन में आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर, ये आप थोड़ा ध्यान से रखना, आर्टिकल 19(1)(g) मत कर देना, वहाँ पे उसको आज़ादी है बिजनेस वगैरह करने की, लेकिन ये नहीं है कि ये जो ट्रेड कॉमर्स की बात करें थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आपका पूरा दिया हुआ है आर्टिकल 309 में, 301 में सॉरी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स में, पार्ट आपका 13 है, ठीक है। थोड़ा सा तो आप ध्यान रखना, थोड़े से ऑप्शन कुछ क्वेश्चंस में ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा नहीं यार ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, ठीक है। एक दो क्वेश्चनों से भी एग्जाम रह जाएगा तो बुरा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपना अटेंटिव होकर पेपर करना। It was held by the Supreme Court that the balance between fundamental rights and directive principle of state policy is the bedrock and the basic structure of the Constitution। देखिए ये कि ये लाइन अगर आप दुख की खोलोगे, कोई भी आप सिंगल की खोलो या फिर एक के जैन की खोलो, उसमें दिया हुआ है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बताया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी आप देख सकते हो इलेक्शन के रिगार्डिंग, उन्होंने इलेक्शन को जो उनके फेवर में नहीं आए थे तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बदलाव किए थे, तो बताया था कि ये इलेक्शन वाला भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। क्योटो होलन वर्सेस जाची वाला ये आपका पोस्ट हियरिंग में आता है। मेनका गांधी वाले केस पढ़ा होंगे आपने, तो उसके रिगार्डिंग है। कृष्ण नंदा भारती अपन को पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। तो इसका अगर आप एलिमिनेशन के मेथड से जाओगे तो सेकंड ऑप्शन आपका फिट बैठेगा, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी गिरजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा इज ऑफन कोटेड विद रेफरेंस टू, तो देखिए ये थोड़े आप देखोगे ना तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन अपन ने ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 में पढ़ा था, अपने सिलेबस में है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 में भी अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ऑफ सेवरिटी पढ़ा है, और डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस और कलरेबल लेजिस्लेशन ये अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन 1 में पढ़ा है। तो आप एक बार इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। केस ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का है। आप अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे है, उसके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ये स्क्रीन पे है। आपका कलरेबल लेजिस्लेशन जो होता है उसके बारे में भी स्क्रीन पे दिया गया, आप पढ़ सकते हो। इसका एक वर्ड हमेशा कुछ कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच थिंग दैट कैन नॉट बी डन बाय डायरेक्टली यू कैन नॉट डन ऑल्सो बाय इनडायरेक्टली, ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग इस हेडिंग को देख के भी पूछ लेगा भाई ये कौन सी डॉक्ट्रिन में कहता है, तो इसके रिगार्डिंग आप बता देना कि भाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। टेरिटोरियल ऑफ नेक्सस आप देख पढ़ सकते हो कि इसका क्या मतलब होता है।
थोड़ा थोड़ा देख लेना। देखिए मैंने बता दिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसको आप देख लो। आपने भी देखा होगा कि 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन, 15 के क्वेश्चन आसपास ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपकी बेयर एक्ट से हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको पता ही है जो लैंडमार्क केसेस होते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हेल्प हो जाएगी।